मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब इस समय योग की ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्मृतियों से भरे होंगे। इस बार भी 21 जून को देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। आपको याद है, 10 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ और 10 साल में ये सिलसिला हर साल पहले से भी ज्यादा भव्य बनता जा रहा है। ये इस बात का भी संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए, कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में भाग लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह सशक्तिकरण का माध्यम भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास रचा। वडनगर में 2121 लोगों ने एक साथ भुजंगासन किया और नया रिकॉर्ड बना दिया। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई और हर तस्वीर में एक बात खास रही: शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। मुझे विश्वास है, इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो एक ही भाव सबसे पहले मन में आता है: चलो, बुलावा आया है। यही भाव हमारे धार्मिक यात्राओं की आत्मा है। ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। इनके अलावा इन यात्राओं का एक और बड़ा पक्ष होता है। ये धार्मिक यात्राएं सेवा के अवसरों का एक महाअनुष्ठान भी होती हैं। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं, उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के काम में जुड़ते हैं। जगह जगह भंडारे और लंगर लगते हैं। लोग सड़कों के किनारे प्याऊ लगवाते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था करते हैं। साथियों, लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ है। कैलाश मानसरोवर यानी भगवान शिव का धाम। हिंदू, बौद्ध, जैन, हर परंपरा में कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना गया है। साथियों, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी देखी है। ओडिशा हो, गुजरात हो,
या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। जब हम श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से और पूरे अनुशासन से अपनी धार्मिक यात्रा संपन्न करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। मैं यात्राओं पर जा रहे सभी सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग सेवा भावना से इन यात्राओं को सफल और सुरक्षित बनाने में जुटे हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको देश की दो ऐसी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको गर्व से भर देंगी। इन उपलब्धियों की चर्चा वैश्विक संस्थाएं कर रही हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने देश की इन उपलब्धियों की भरपूर सराहना की है। पहली उपलब्धि तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ट्रैकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे धीरे आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने संकल्प लिया कि ट्रैकोमा को जड़ से खत्म करेंगे और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। अब भारत ट्रैकोमा मुक्त देश बन चुका है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये सफलता हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। स्वच्छ भारत अभियान से भी इसे मिटाने में बड़ी मदद मिली। जल जीवन मिशन का भी इस सफलता में बड़ा योगदान रहा। आज जब घर घर नल से साफ पानी पहुंच रहा है तो ऐसी बीमारियों का खतरा कम हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस बात की सराहना की है कि भारत ने बीमारी से निपटने के साथ साथ उसके मूल कारणों को भी दूर किया है। साथियों, आज भारत में ज्यादातर आबादी किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट का फायदा उठा रही है और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी। साथियों, भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। हर कदम पर भारत और भी सशक्त होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। इस ऑडियो में आपको उस संकट की भयावहता का अंदाजा लगेगा। वो संकट कितना बड़ा था, पहले वो सुनिए, समझिए। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी।
और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए। अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही। न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है। वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थी। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का। अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था, वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। साथियों, देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। सुबह की धूप पहाड़ियों को छू रही है। धीरे धीरे उजाला मैदानों की ओर बढ़ रहा है और उसी रोशनी के साथ बढ़ रही है फुटबॉल प्रेमियों की टोली। सीटी बजती है और कुछ ही पलों में मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है। हर पास, हर गोल के साथ लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी खूबसूरत दुनिया है। साथियों, ये तस्वीर असम के एक प्रमुख क्षेत्र बोडोलैंड की वास्तविकता है। बोडोलैंड आज अपने एक नए रूप के साथ देश के सामने खड़ा है। यहाँ के युवाओं में जो ऊर्जा है, जो आत्मविश्वास है, वो फुटबॉल के मैदान में सबसे ज्यादा दिखता है। बोडो टेरिटोरियल एरिया में बोडोलैंड कैंप कप का आयोजन हो रहा है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एकता और उम्मीद का उत्सव बन गया है। 3700 से ज्यादा टीमें, करीब 70,000 खिलाड़ी
और उनमें भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियों की भागीदारी। ये आंकड़े बोडोलैंड में बड़े बदलाव की गाथा सुना रहे हैं। बोडोलैंड अब देश के खेल नक्शे पर, स्पोर्ट्स के मैप पर अपनी चमक और बढ़ा रहा है। साथियों, एक समय था जब संघर्ष ही यहाँ की पहचान थी। तब यहाँ के युवाओं के लिए रास्ते सीमित थे, लेकिन आज उनकी आंखों में नए सपने हैं और दिलों में आत्मनिर्भरता का हौसला है। यहाँ से निकले फुटबॉल खिलाड़ी अब बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हालीचरण नार्जारी, दुर्गा बोरो, अपूर्वा नार्जारी, मनबीर बसुमतारी, ये सिर्फ फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम नहीं है। ये उस नई पीढ़ी की पहचान है जिन्होंने बोडोलैंड को मैदान से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। इनमें से कई ने सीमित संसाधनों में अभ्यास किया, कई ने कठिन परिस्थितियों में अपने रास्ते बनाए और आज इनका नाम लेकर देश के कितने ही नन्हे बच्चे अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करना है तो सबसे पहले हमें अपनी फिटनेस और वेलबीइंग पर ध्यान देना होगा। वैसे साथियों, फिटनेस के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए मेरा एक सुझाव आपको याद है ना? खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ। जब आप फिट होंगे तो जीवन में और ज्यादा सुपर हिट होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा भारत जिस तरह अपनी क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, उसी तरह कला, शिल्प और कौशल की विविधता भी हमारे देश की एक बड़ी खूबी है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहां की कुछ न कुछ खास और लोकल चीज के बारे में आपको पता चलेगा। हम अक्सर मन की बात में देश के ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है मेघालय का एरी सिल्क। इसे कुछ दिन पहले ही जीआई टैग मिला है। एरी सिल्क मेघालय के लिए एक धरोहर की तरह है। यहाँ की जनजातियों ने, खासकर खासी समाज के लोगों ने पीढ़ियों से इसे सहेजा भी है और अपने कौशल से समृद्ध भी किया है। इस सिल्क की कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे बाकी फैब्रिक से अलग बनाती है। इसकी सबसे खास बात है इसे बनाने का तरीका। इस सिल्क को जो रेशम के कीड़े बनाते हैं, उसे हासिल करने के लिए कीड़ों को मारा नहीं जाता है, इसलिए इसे अहिंसा सिल्क भी कहते हैं। आजकल दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जिनमें हिंसा न हो और प्रकृति पर उनका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इसलिए मेघालय का एरी सिल्क ग्लोबल मार्केट के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। इसकी एक और खास बात है, ये सिल्क सर्दी में गर्म करता है और गर्मियों में ठंडक देता है। इसकी एक खूबी इसे ज्यादातर जगहों के लिए अनुकूल बना देती है। मेघालय की महिलाएं अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपनी इस धरोहर को और बड़े स्केल पर आगे बढ़ा रही हैं। मैं मेघालय के लोगों को एरी सिल्क को जीआई टैग मिलने पर बधाई देता हूं। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, आप भी एरी सिल्क से बने कपड़ों को जरूर ट्राई करें। और हाँ, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वोकल फॉर लोकल, इन्हें भी आपको हमेशा याद रखना है। ग्राहक भारत में बने प्रोडक्ट ही खरीदें और व्यापारी भारत में बने प्रोडक्ट ही बेचें, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विमेन लेड डेवलपमेंट का मंत्र भारत का नया भविष्य गढ़ने के लिए तैयार है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नई दिशा बना रही हैं। आप
तेलंगाना के भद्राचलम की महिलाओं की सफलता के बारे में जानेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये महिलाएं कभी खेतों में मजदूरी करती थी, रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करती थी। आज वही महिलाएं मिलेट्स, श्री अन्न से बिस्किट बना रही हैं। भद्रादी मिलेट मैजिक नाम से ये बिस्किट हैदराबाद से लंदन तक जा रहे हैं। भद्राचलम की इन महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर ट्रेनिंग ली। साथियों, इन महिलाओं ने एक और सराहनीय काम किया है। इन्होंने गिरी सैनिटरी पैड्स बनाना शुरू किया। सिर्फ 3 महीने में 40,000 पैड्स तैयार किए और उन्हें स्कूलों और आसपास के ऑफिसों में पहुंचाया, वो भी बहुत ही सस्ती कीमत पर। साथियों, कर्नाटका के कलबुर्गी की महिलाओं की उपलब्धि भी बेहतरीन है। इन्होंने ज्वार की रोटी को एक ब्रांड बना दिया है। इन्होंने जो कोऑपरेटिव बनाई है उसमें हर रोज 3,000 से ज्यादा रोटियां बन रही है। इन रोटियों की खुशबू अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। बेंगलुरु में स्पेशल काउंटर खुल चुका है। ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर आ रहे हैं। कलबुर्गी की रोटी अब बड़े शहरों के किचन तक पहुंच रही है। इसका बहुत शानदार असर इन महिलाओं पर पड़ा है। उनकी आय बढ़ रही है। साथियों, अलग अलग राज्यों की इन गाथाओं में अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन उनकी चमक एक जैसी है। ये चमक है आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भरता की। ऐसा ही एक चेहरा है मध्य प्रदेश की सुमा उइके। सुमा जी का प्रयास बहुत सराहनीय है। उन्होंने बालाघाट जिले के कटंगी ब्लॉक में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर मशरूम की खेती और पशुपालन की ट्रेनिंग ली। इससे उन्हें आत्मनिर्भरता की राह मिल गई। सुमा उइके की आय बढ़ी तो उन्होंने अपने काम का विस्तार भी किया। छोटे से प्रयास से शुरू हुआ ये सफर अब दीदी कैंटीन और थर्मल थेरेपी सेंटर तक पहुंच चुका है। देश के कोने कोने में ऐसी ही अनगिनत महिलाएं अपना और देश का भाग्य बदल रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों मुझे वियतनाम के बहुत से लोगों ने विभिन्न माध्यमों से अपने संदेश भेजे। इन संदेशों की हर पंक्ति में श्रद्धा थी, आत्मीयता थी। उनकी भावनाएं मन को छूने वाली थी। वो लोग भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों, रेलिक्स के दर्शन कराने के लिए भारत के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे थे। उनके शब्दों में जो भाव थे वो किसी औपचारिक धन्यवाद से बढ़कर थे। साथियों, मूल रूप से भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों की खोज आंध्र प्रदेश में पालनाडु जिले के नागार्जुन कोंडा में हुई थी। इस जगह का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। कहा जाता है कि कभी इस स्थान पर श्रीलंका और चीन सहित दूर दूर के लोग आते थे। साथियों, पिछले महीने भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को भारत से वियतनाम ले जाया गया था। वहां के 9 अलग अलग स्थानों पर इन्हें जनता के दर्शन के लिए रखा गया। भारत की पहल एक तरह से वियतनाम के लिए राष्ट्रीय उत्सव बन गई। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब 10 करोड़ लोगों की आबादी वाले वियतनाम में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो मैंने देखे, उन्होंने ये एहसास कराया कि श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती। बारिश हो, तेज धूप हो, लोग घंटों कतारों में खड़े रहे। बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन सभी भाव विभोर थे। वियतनाम के राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, हर कोई नतमस्तक था। इस यात्रा के प्रति वहां के लोगों में सम्मान का भाव इतना गहरा था कि वियतनाम सरकार ने इसे 12 दिन के लिए और आगे बढ़ाने का आग्रह किया था और इसे भारत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
साथियों, भगवान बुद्ध के विचारों में वो शक्ति है जो देशों, संस्कृतियों और लोगों को एक सूत्र में बांधती है। इससे पहले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड और मंगोलिया ले जाए गए थे और वहां भी श्रद्धा का यही भाव देखा गया। मेरा आप सभी से भी आग्रह है कि अपने राज्य के बौद्ध स्थलों की यात्रा अवश्य करें। एक आध्यात्मिक अनुभव होगा, साथ ही हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का एक सुंदर अवसर भी बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महीने हम सब ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। मुझे आपके हजारों संदेश मिले। कई लोगों ने अपने आसपास के उन साथियों के बारे में बताया जो अकेले ही पर्यावरण बचाने के लिए निकल पड़े थे और फिर उनके साथ पूरा समाज जुड़ गया। सबका यही योगदान हमारी धरती के लिए बड़ी ताकत बन रहा है। पुणे के श्री रमेश खरमाले जी, उनके कार्यों को जानकर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। जब हफ्ते के अंत में लोग आराम करते हैं तो रमेश जी और उनका परिवार कुदाल और फावड़ा लेकर निकल पड़ते हैं। जानते हैं कहां? जुन्नर की पहाड़ियों की ओर। धूप हो या ऊंची चढ़ाई, उनके कदम रुकते नहीं। वो झाड़ियां साफ करते हैं, पानी रोकने के लिए ट्रेंच खोदते हैं और बीज बोते हैं। उन्होंने सिर्फ 2 महीनों में 70 ट्रेंच बना डाले। रमेश जी ने कई सारे छोटे तालाब बनाए हैं, सैकड़ों पेड़ लगाए हैं। वो एक ऑक्सीजन पार्क भी बनवा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि यहाँ अब पक्षी लौटने लगे हैं, वन्य जीवन को नई सांसें मिल रही हैं। साथियों, पर्यावरण के लिए एक और सुंदर पहल देखने को मिली है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। यहाँ नगर निगम ने मिशन फॉर मिलियन ट्रीज अभियान शुरू किया है। लक्ष्य है लाखों पेड़ लगाना। इस अभियान की एक खास बात है सिंदूर वन। यह वन ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को समर्पित है। सिंदूर के पौधे उन बहादुरों की याद में लगाए जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। यहाँ एक और अभियान को नई गति दी जा रही है, एक पेड़ मां के नाम। इस अभियान के तहत देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। आप भी अपने आप के गांव या शहर में चल रहे ऐसे अभियान में जरूर हिस्सा लीजिए। पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, धरती की सेवा कीजिए, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो असल में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के एक गांव ने भी बड़ी शानदार मिसाल पेश की है। छत्रपति संभाजीनगर जिले की ग्राम पंचायत है पाटोदा। ये कार्बन न्यूट्रल गांव पंचायत है। इस गांव में कोई अपने घर के बाहर कचरा नहीं फेंकता। हर घर से कचरा इकट्ठा करने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ गंदे पानी का ट्रीटमेंट भी होता है। बिना साफ किए कोई पानी नदी में नहीं जाता। यहाँ उपलों से अंतिम संस्कार होता है और उस राख से दिवंगत के नाम पर पौधा लगाया जाता है। इस गांव में साफ सफाई भी देखते ही बनती है। छोटी छोटी आदतें जब सामूहिक संकल्प बन जाती हैं तो बड़ा बदलाव तय हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस समय सबकी निगाहें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भी है। भारत ने एक नया इतिहास रचा है। मेरी कल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात भी हुई है। आपने भी शुभांशु से मेरी बातचीत को जरूर सुना होगा। अभी शुभांशु को कुछ और दिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रहना है। हम मिशंस के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन मन की बात के अगले एपिसोड में। अब समय है इस एपिसोड में आपसे विदा लेने का। लेकिन साथियों, जाते जाते मैं आपको एक खास दिन की याद दिलाना चाहता हूं। 1 जुलाई
परसों यानी 1 जुलाई को हम 2 बेहद महत्वपूर्ण प्रोफेशंस का सम्मान करते हैं, डॉक्टर्स और सीए। ये दोनों ही समाज के ऐसे स्तंभ हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हैं और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्थिक जीवन के मार्गदर्शक हैं। मेरी सभी डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आपके सुझावों का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। मन की बात का अगला एपिसोड आपके इन्हीं सुझावों से और समृद्ध होगा। फिर मुलाकात होगी नई बातों के साथ, नई प्रेरणाओं के साथ, देशवासियों की नई उपलब्धियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।